साथियों नमस्कार। मोमेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। और हम लोग कोशिका को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लेक्चर 7 होगा मेरा अंदाज जहाँ तक है। और एक चीज़ और अनाउंस करना चाहूँगा आप लोगों को। जैसा सबको पता है, एईडीओ का जो एग्ज़ाम था जनवरी में होना, उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। नई तिथियों की घोषणा की जाएगी और मैं अब थोड़ा कमर कस लिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एईडीओ तक में पूरा साइंस को कंप्लीट करा दें ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और एक और आग्रह है, आप लोगों से बार बार आग्रह करते हैं कि जिस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोग नहीं हैं, क्योंकि चैनल उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें आप लोगों को आगे आके करना पड़ेगा और लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा ताकि चैनल ग्रो करे। और जो मैं एक जेन्युइन एक सब्जेक्टिव ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आप जब एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रहेगा तो आंसर कर पाइएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी इधर उधर चॉइस जाएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। साइंस बहुत डिसाइडिंग है और आप उसको अगर सही तरीके से नहीं पढ़िएगा तो हमेशा जो साइंस में आपको प्रॉब्लम होता है रटने की वजह से, वो होगा। तो थोड़ा कोशिका को मैं ज़्यादा एक्सपेंडेड वे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं। जहाँ बहुत इंफॉर्मेटिव होगी तो उनको हम लोग वन शॉट में लेके निकलेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बने रहिए चैनल के साथ में। और आज हम लोग उसी कड़ी में जो कोशिका के अलग अलग कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनेल्स। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंग्रेजी हिंदी का मिक्स पढ़ाएंगे हम लोग, तो जो ऑर्गेनेल्स है उसको हम लोग हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। तो अभी तक में हम लोग देखे थे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग मतलब दो झिल्लियों से घिरा हुआ, फिर एक झिल्ली से घिरा हुआ। अभी हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनेल लेकर आए हैं, एक ऐसा कोशिकांग लेकर आए हैं आपके बीच में, जो बिना किसी झिल्ली के है, बिना झिल्ली के है। यानी यह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो पहला मैंने लिखा है कि बिना मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल है। ये एक ऐसा कोशिकांग है जो किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, ना तो एक लेयर झिल्ली से घिरा हुआ है, ना दो लेयर से घिरा हुआ है, यानी विदाउट मेम्ब्रेन है। ये ध्यान में रखना। सवाल आता है, बार बार ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि विदाउट मेम्ब्रेन है ये, यानी राइबोसोम इज नॉट बाउंडेड विथ एनी मेम्ब्रेन। ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो एक खास इंफॉर्मेशन है कि यह आखिर बना हुआ किसका रहता है। अभी तक में आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग ऑर्गेनेल्स का बनावट के बारे में हम आपको डायग्राम भी बताए हैं और उनका बाकी डिटेल्स भी बताए हैं। तो इसके बारे में भी बताएंगे कि यह प्रोटीन्स का बना रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रहता है और आरएनए रहता है। और इन दोनों के जमावड़ा को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। यानी राइबोसोम में प्रोटीन्स रहेगा और आरएनए रहेगा। कभी ऐसा सवाल आएगा कि राइबोसोम बना होता है, ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे जब चैप्टर फिनिश होगा। तो अभी जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्टिव आप इमेजिन कीजिए कि राइबोसोम बना हुआ होता है। जैसे राइबोसोम बना है, चॉइस ए है प्रोटीन ओनली, प्रोटीन यानी केवल प्रोटीन। बी है आरएनए ओनली, और सी है बोथ, और डी है नन। तो इसमें आप आंसर क्या कीजिएगा, बोथ। यानी अभी हम बताएं कि ये प्रोटीन्स का बना हुआ है और आरएनए का बना हुआ है। यानी राइबोसोम में जो आरएनए होगा उसको हम लोग आरएनए कहते हैं। यानी आर से मतलब है राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंबॉलिकली इसको दिखाने का भी कोशिश किया है कि ये डिफरेंट जो डॉट डॉट ये पर्पल कलर में है आपका, ये प्रोटीन्स हैं। और आरएनए मॉलिक्यूल है जो ग्रीन कलर का एक धागा जैसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल, यानी राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स है। तो इतना तक आपको जानना है। हालांकि इसके आगे भी डिटेल्स है, वो उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो आपको केवल फोकस करना है कि राइबोसोम किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, और आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो ये दो मॉलिक्यूल है। यहाँ देखिए कोई भी झिल्ली, जैसे और सब जगह में हम लोग इस तरह का झिल्ली लिखते थे या माइटोकॉन्ड्रिया का भी बनाते थे तो वहाँ झिल्ली हम लोग दिखाते थे। यहाँ पे देखिए कोई भी झिल्ली नहीं दिखाया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नो मेम्ब्रेन, यानी नो मेम्ब्रेन। ये इस पे हम लोग बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं कि बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो ये ध्यान में देना है। दूसरा कि एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आप एकदम हाईलाइट करके रखिएगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि दोनों तरह के कोशिकाओं में,
यानी दोनों तरह कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों जगह पाया जाता है। जबकि अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियस यूकैरियोट में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग मतलब जो ऑर्गेनेल है कौन यूकैरियोट में कौन प्रोकैरियोट में मिलता है, ये आपको साफ साफ मैं पहले बता चुका हूँ। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है। प्लांट एनिमल दोनों जगह मिलेगा यूकैरियोट में, ध्यान रखिएगा। फंगी में भी मिलेगा। प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो वहाँ मिलेगा। ये तीन इंफॉर्मेशन आप देखें कि विदाउट मेम्ब्रेन है, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वो दोनों जगह ये पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा एक जो बहुत अहम इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान रखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और दूसरा 80S। ये S क्या है? S हम लोग इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट यानी जो परत दर परत जमने की प्रक्रिया को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं, या एक सीडवर्क साइंटिस्ट था उसके नाम पे भी रखा गया है। तो ये ध्यान में रखिए कि एक 70S ये साइज में थोड़ा छोटा होगा और 80S ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा। हर राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट लार्जर सब यूनिट इसको कहते हैं, और दूसरा एक छोटा सब यूनिट होता है जिसको हम लोग स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। तो अब देखिए कि 70S राइबोसोम वाले में दो सब यूनिट्स जो हैं, एक 50S का है और दूसरा 30S का है। तो 50S प्लस 30S, तो आप अगर इसको अरिथमेटिकली जोड़िएगा, अंकगणित के हिसाब से जोड़िएगा, तो 50 प्लस S कितना हो जाता है? 80। लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? 70। तो ये ध्यान में दीजिए कि जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि ये आप इसको गौर से देखिएगा, ये दो है, देखिए दो अलग अलग हैं, इन दोनों को अगर सटा देते हैं तो इनका ये सरफेस और ये सरफेस दोनों सट गया। जब इसको हवा में हम लोग इसको इंडिविजुअली गिरा रहे हैं तो इस सरफेस पे भी रेसिस्टेंस लग रहा है, प्रतिरोध का बल लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। इसको भी गिराएंगे तो इस सरफेस पे भी लग रहा है, इस सरफेस पे भी लग रहा है। लेकिन दोनों को सटाने के बाद अगर हवा में गिराते हैं या पानी में ही इसको सेटल होने के लिए देते हैं, जमने के लिए देते हैं, तो इन दोनों सरफेस पे, ये जो दोनों सरफेस आपस में सट गया, उस पर प्रतिरोध बल कम लगता है, यानी रेसिस्टेंस फोर्स कम लगता है। इसीलिए जब ये दोनों मिलते हैं अलग अलग, ये 50 का वैल्यू देता है, ये 30 का वैल्यू देता है, लेकिन जब दोनों मिलेगा तो 80 का नहीं दे करके कितना का देता है? 70 का देता है। क्यों? क्योंकि इनका ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों आपस में जो आमने सामने सट गया तो उस पर प्रतिरोध बल नहीं लगता है। जिस भी मीडियम से ये, जैसे अभी हवा में ये नीचे जा रहा है, अगर इसको हम लोग पानी में नीचे जाने देंगे तो इन सरफेस पे, ये गौर से देखिए, जो सरफेस आपको दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे सटा दिए तो इन सरफेस पे प्रतिरोध बल नहीं लगता है, इसीलिए इनका टोटल जोड़ कम हो जाता है। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन होगा तो मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके, मैं नंबर मेरा है ही आप लोगों के पास, मैं लास्ट में बता भी दूंगा, तो उस पर फ़ोन करके आप पूछ लीजिएगा तो मैं वहाँ भी समझा दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सअप में कॉल करिएगा तो फिर हम उस वीडियो में भी बता देंगे। ये ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से ये जो 80S है ये 60S प्लस 40, अगर इसको हम लोग अरिथमेटिकली जोड़ें तो 60 प्लस 40 का जोड़ कितना होगा? 100 होगा। जबकि यहाँ कितना है? 80 का ही जोड़ दे रहा है। वही सेम है कि अगर मान लीजिए ये दो अलग अलग है, जैसे देखिए मेरे पास क्यूब भी है, ऐसे दे दो ना, छोड़। जैसे देखिए ये दो क्यूब्स हैं, अगर इसको हम लोग गिरा रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं, तो इसके सभी सरफेस पे प्रतिरोध बल लगेगा। मान लीजिए इसको हवा में भी गिरा रहे हैं हम लोग, तो हर सरफेस पे प्रतिरोध बल लगेगा। इसको भी इंडिविजुअली हवा में गिरा रहे हैं तो हर सरफेस पे प्रतिरोध बल लगेगा। अब ये आपको दिख रहा है ना, मतलब ये जैसे देखिए ये रेड कलर दिख रहा है और ये आपका मतलब इसका तो सेम कलर है। इन दोनों को जब सटा देंगे, जैसे अभी दोनों का फेस आप देख रहे हैं, इन दोनों को सटा देंगे तो जब हम गिराएंगे तो वो सरफेस क्या हो गया? जो भी मीडियम है, जो भी माध्यम है, उस माध्यम में तो वो एक्सपोज नहीं रहा, वो खुला हुआ नहीं है, तो उस पर प्रतिरोध बल यानी रेसिस्टेंस फोर्स नहीं लगेगा। इसीलिए नेट जोड़ जब ये कंबाइनली गिरेगा तो नेट योग जो है इंडिविजुअल योग से कम हो जाएगा।
यही ध्यान में रखना है कि ये क्यों, मतलब 60 और 40 मिल के 100 नहीं दे करके हमको 80 क्यों देता है, और ये 50 और 30 मिल के हमको मतलब 80 नहीं 70 क्यों देता है। तो अब इतना तो सब जरूर समझ गए होंगे कि दो सब यूनिट्स हैं, एक सब यूनिट्स मतलब एक सब यूनिट्स हो गया, एक सब यूनिट्स हो गया, तो ये लार्जर हो गया, ये स्मॉलर हो गया। उसी प्रकार से SCS में भी ये लार्जर और ये स्मॉलर हो गया, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। तो इस यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इसलिए कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो इसमें जानना है आपको, जिसमें से आपको बराबर सवाल में आता है कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया में पाया जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। साथ में जो आपको एकदम स्ट्रेस करके याद रखना है, वो यूकैरियोटिक सेल के 2 ऑर्गेनेल यानी 2 कोशिकांगों में पाया जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले भी हम बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जाकर देखिएगा लेक्चर में, तो वहाँ आपको मिलेगा कि उसके मैट्रिक्स में आपको राइबोसोम मिल जाएगा 70S और क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों पूछने वाली बात है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इसमें प्रोकैरियोट के जैसा, बैक्टीरिया के जैसा 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये एकदम याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल में आ सकता है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। मान लीजिए चॉइस ए है, इसमें आ गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ऐसे मतलब सवाल मैं कराऊंगा, इसलिए आज एक झलक दिए, धैर्य रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा मैं आप लोगों को। अब आगे देखिए कि जो 80S राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ भी 70S राइबोसोम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के किस जगह में पाया जाता है पहले बता चुके हैं, यहाँ मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। गौर से देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे गौर से देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, जो अंदर का ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसी मैट्रिक्स में आपको ये जो पर्पल कलर का है, ये 70S राइबोसोम है। उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है, ग्रेना क्या है वो आपको बता चुके हैं, जो थाइलेक्वाइड यानी रोटी का जमावड़ा वो क्या है? ग्रेना है। लेकिन जो बाकी लिक्विड पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये आपका क्या है? स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में 70S राइबोसोम पाया जाता है और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इतना याद रखिएगा। एक और स्ट्रक्चर है जो आपको जानना चाहिए, वो है पॉलीजोम। पॉलीजोम या इसको हम लोग पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, इसको हम लोग पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों नाम से जानते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। वो क्या है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू होता है तब एक mRNA मॉलिक्यूल, जो हम लोग मैसेंजर RNA कहते हैं, RNA पढ़ाएंगे आपको, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ाए आपको राइबोसोमल RNA पढ़ाए, ये देखिए राइबोसोमल RNA पढ़ाए, यानी जो RNA राइबोसोम में बनाएगा उसको हम लोग राइबोसोमल RNA कहते हैं। और एक मैसेंजर RNA होता है जो कि सूचना को रखता है अपने पास में, जो सूचना को अपने पास में रखता है, तो ये mRNA मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग मैसेंजर RNA कहते हैं। जब मैसेंजर RNA के साथ बहुत सारा राइबोसोम्स, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह के कई राइबोसोम्स को हमने जोड़ा हुआ है। गौर से देखिए, इस तरह से कई राइबोसोम्स जब आपको मिल जाता है किसके साथ? mRNA के साथ, तब जाके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो इतना मुझे लग रहा है कि जो मतलब पॉलीजोम क्या है, पॉलीराइबोसोम क्या है, वो आप समझ गए होंगे। और ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाया जाता है 70S राइबोसोम, वो समझ गए होंगे। राइबोसोम क्या होता है वो समझ गए होंगे। एक जो सबसे बहुत बार आपको सवाल पूछेगा,
इसको देख लीजिए एक बार। जो बहुत बार सवाल पूछेगा कि राइबोसोम का काम क्या है, तो वो ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन सिंथेसिस है। मुख्य काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। पॉलीजोम किसको कहते हैं? पॉलीराइबोसोम किसको कहते हैं? और ये कैसे बनता है वो समझ गए। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के किस जगह में पाया जाता है? कुछ सवाल का भी झलक दिए थे आज आप लोगों को। और लास्ट में मेरा नंबर है 6206692145, शाम के 6 से 9 बात कीजिएगा। और AEDO के लिए आप लोग पूरी ताकत से लग जाइए। और बाकी तमाम तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे TRE एग्ज़ाम हो, चाहे वो SI का एग्ज़ाम हो, चाहे सिपाही का एग्ज़ाम हो, चाहे BPSC प्री का एग्ज़ाम हो, UPSC प्री का एग्ज़ाम हो, हर जगह ये जितने भी लेक्चर्स हैं मास्टर की के जैसा काम करेगा। आप इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए और अपना अभ्यास कीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल आप देखिएगा जरूर बनेगा कोशिका से। अगर इतने सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिए हैं उन स्ट्रक्चर से आए हुए प्रीवियस ईयर्स के सवाल को देखिए। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये सवाल नहीं बन रहा है, तो हम अपग्रेड कर देंगे। ये ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, ऑल द